नमस्कार, मैं कैलाश बिहारी। आज आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का मैं कोशिश करूंगा। आप लोग के मन में जो जो सवाल उत्पन्न होते हैं वो सारे सवाल प्राय यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसी का मैं उत्तर देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला सवाल है, क्या पाणिनि संस्थान से आज तक कोई इंग्लिश मीडियम का अभ्यर्थी सफल हुआ है? तो जी, इसका उत्तर है जी हाँ। आप देखेंगे कि 2008 बैच में राहुल शर्मा मात्र 21 साल प्रथम प्रयास जो पंजाब के पटियाला का था, पूरे भारतवर्ष में इंग्लिश मीडियम में उन्होंने 88 रैंक लाया था। न केवल एक राहुल शर्मा है, बल्कि 2009 में योगेश कुमार, राजस्थान। योगेश कुमार इंग्लिश से पीएचडी था, किंतु संस्कृत उन्होंने इंग्लिश में लिखा। 2010 में ज्योत्सना चक्रवर्ती, 2011 में अभिजीत भोले, 2012 में मैं पहले भी बता चुका हूँ डॉक्टर अभिषेक शर्मा 99 रैंक पर चयनित हुए थे। 2013 में डॉक्टर शिखा शर्मा, 2014 में शशांक त्रिपाठी, 2015 में शशांक त्रिपाठी के साथ हाजीपुर का सौरभ और यूपी का सौरभ जो 523 रैंक लाए थे यूपी में। 2016 में पुनः गौरव सिंह सोगरवाल 46 रैंक। उसके बाद 2017 में योगेश गौतम जो तेलंगाना में आईपीएस है, और विगत वर्ष 2018-19 में राहुल गर्ग। ये सब इंग्लिश मीडियम के सफल कैंडिडेट है। अर्थात पाणिनि क्लासेस से हर एक साल इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं। इन लोग का कभी कोई बैकग्राउंड संस्कृत का नहीं था और इन लोगों ने रेगुलर नियमित रूप से पाणिनि संस्थान में अध्ययन किए। तो इस तरह से पाणिनि संस्थान से हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के भी सफल है। और आपको पता होगा कि हिंदी मीडियम का सबसे कम उम्र का जो आईएएस है वह है मुक्तानंद अग्रवाल, जो अभी राजस्थान कैडर में है। वो था 2007 और 8, 367 नंबर लाए थे। उम्र उसका 22 साल, रैंक 33। तो चलिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सबसे कम उम्र के आईएएस और आईपीएस संस्कृत साहित्य के साथ थे, जो मैंने बताया। अगला है कि आपके यहाँ बैच कब कब प्रारंभ होते हैं? तो पाणिनि संस्थान में प्रत्येक 3 महीने के बाद बैच प्रारंभ होते हैं ऑफलाइन, और ऑनलाइन पहले नहीं होती थी, लेकिन अब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन का भी समय वही है, किंतु टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपका कुछ दिन आगे भी जा सकता है। कोर्स की अवधि मैंने बता दिया, 3 महीने का है, और प्रत्येक दिन लगभग 2 घंटे की पढ़ाई होती है। कुछ सवाल है कि सर जीएस हम इंग्लिश में लिखें, क्या संस्कृत हम हिंदी में लिख सकते हैं? तो जी, आप लिख सकते हैं। 2017 से यूपीएससी ने ऐसा प्रावधान किया है कि आप जीएस इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और संस्कृत में जो कंपलसरी क्वेश्चन संस्कृत है उसको छोड़ के, यानी 30% क्वेश्चन संस्कृत में, 70% क्वेश्चन हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म भरते वक्त ही श्योर करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा कि हम किस भाषा में लिखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है कि क्या इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अंतर होते हैं मार्क्स में? तो मेरे विचार से ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं। यदि आप संस्कृत पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं, जैसे संधि, समास, कारक, वाच्य, निबंध आप सरल सरल शब्दों में लिखते हैं, समय सीमा का पालन करते हुए, शब्द सीमा का पालन करते हुए भी, अनसीन एक मानक पैसेज से बनाते हैं, व्याख्या अच्छी तरह से लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु यदि इनमें से आपका कोई भी यदि पोर्शन वीक है, कमज़ोर है, तो थोड़ा बहुत अंतर जरूर पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे 2016-17 में गौरव सिंह सोगरवाल इंग्लिश मीडियम से दिए थे, तो उनको 316 नंबर आया था, और आदित्य झा को 310 नंबर हिंदी मीडियम, तो 6 नंबर का फर्क हुआ। इस तरह से और कई उदाहरण है। अब आइए, अगला क्वेश्चन है, सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर है क्या? जी, अंतर है।
ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन ऑफलाइन होता है। मैं पहले ऑनलाइन क्लास नहीं देता था, आप लोगों को पता होगा, मैं केवल ऑफलाइन क्लास देता था। अब ये आपकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी, यही बीच में दूरी है, इसलिए अब मैं भी ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास आपको पता है यद्यपि 3 महीने की भी है, लेकिन बीच बीच में कभी लाइट चली गई, कभी नेट नहीं हुआ, आपसे संपर्क नहीं हो पाया, इस वजह से कुछ क्लास आगे जा सकते, किंतु ऑफलाइन में 3 मंथ 90 डेज का मतलब 90 डेज होता है, 89 होगा, 91 नहीं होगा, ये मेरा प्रयास रहता है। अब आइए, तो स्वाभाविक है कि ऑफलाइन में आप देखते भी होंगे कि ऑफलाइन में मैं जब आता हूँ तो आज मैं जो पढ़ाता हूँ उसे अगले दिन पुनः पूछता हूँ, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर जो आप लिख के लाते हैं वो भी मैं चेक करता हूँ। तो स्वाभाविक है कि ऑफलाइन ऑनलाइन के अपेक्षा अच्छा है, और यह क्या अंतर है तब खुद समझ गए होंगे। चलिए आगे सवाल है, सर आपका व्याकरण का तो 10 वीडियोज अवेलेबल उपलब्ध हो चुके हैं, कुछ लिटरेचर का भी दीजिए, विद्यार्थियों का अनुरोध है। तो आपको मैं केवल 10 ही नहीं बल्कि अभी और वीडियोज उपलब्ध होंगे, आप ज़रूर उसको देखिएगा। संधि भी आएंगे, लिटरेचर के भी आएंगे, निबंध की तैयारी कैसे करें आदि सब की मैं चर्चा करूँगा वीडियोज के माध्यम से। अगला सवाल है कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। आप पाणिनि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जो उपलब्ध वीडियोज हैं आप देखे होंगे, उसमें से मैं एकदम क्लियर रूप से बताया हूँ कि संस्कृत में अनुवाद यदि आपको करना है तो शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय आपको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। यदि आप शब्द रूप, धातु रूप अच्छी तरह से जान गए प्रत्यय को, तो आप कोई भी अनुवाद बना सकते हैं। आप आराम से संस्कृत में राइटिंग कर सकते हैं, ये केवल 3 चीज़ सीखने से। तभी आपका आगे का प्रश्न है निबंध कैसे लिखें। जब आप अनुवाद सीख जाएंगे, संस्कृत राइटिंग सीख जाएंगे, तो सरल सरल शब्दों में आपको निबंध लिखना है। अब वो निबंध कैसे तैयार करें, तो ध्यान रखिएगा, मेरे विचार से जो निबंध आप लिखते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो क्या पूछ रहा है, वर्ग फर्स्ट पेपर में जो वर्ग 6 और 7 है प्राय वहीं से निबंध पूछ रहे हैं अभी फ़िलहाल 2013 से अब तक। तो आप क्या करिए कि भारतीय संस्कृति से जो टॉपिक है, जैसे संस्कार, पुरुषार्थ, वर्णाश्रम व्यवस्था, कला, ललित कला, तकनीकी विज्ञान, वहाँ से आप 150 शब्दों में अलग अलग करिए, उसको संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास करिए और अगले ही दिन आप टीचर से चेक कराइए। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, और उस टर्म से, उस शब्द से भी आप परिचित हो जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई आगे परेशानी ना हो। उसी तरह आप दर्शन वाला भाग से भी इसी तरह से कर सकते हैं। इतना तैयार करने के बाद आप क्या करिए कि आप विगत वर्षों के निबंध को देखिए कि किस तरह का निबंध पूछ रहा है, उससे तैयार करिए। कुछ पहले आप देखते थे समसामयिक विषय पर आधारित भी निबंध पूछते थे, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, इस तरह से भी आप बनाने का प्रयास करिए, अनुवाद करने का प्रयास करिए, तो आपका निबंध तैयार होगा। इस तरह से जिन्होंने प्रयास किया वो अच्छे नंबर उन्होंने लाए। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 2011-12 में थे दिनेश फलूदिया, वो बीटेक एमटेक थे, उसने संस्कृत में बहुत प्रैक्टिस की है, अनसिन बनाए, निबंध लिखे, व्याकरण वाला पार्ट। मित्रों उसको फर्स्ट पेपर में 190 नंबर था, 190, उस समय 300 का था एक पेपर। और कई उदाहरण हैं जिन्होंने इस तरह से अच्छे तरह से निबंध की प्रैक्टिस किए, जैसे श्री राम बिश्नोई 2011 में, जो अभी दिल्ली में है, प्रियंका कुमारी, ये इंग्लिश से ऑनर्स थी, आरा की है, उन्होंने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए। इतना ही नहीं, आप देखेंगे इस तरह से छोटे छोटे अनुवाद के द्वारा जिन्होंने प्रैक्टिस किए उसको बहुत अच्छे स्कोर आए। तो इस तरह से आप संस्कृत में अनुवाद करें, ये नहीं कि 6ठी 7वीं का कहीं से मटेरियल उठा लिए, बुक्स उठा लिए, उससे आप अनुवाद करें, उससे मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे निबंध भी लिखें। अगला है कि यदि सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दिया जाए तो क्या हमें अधिक नंबर आ सकते हैं। तो मेरे विचार से आप सभी प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। यूपीएससी जितना मांगे, जितना कह रहा है, जितना कंपलसरी क्वेश्चन है उतने लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, या
जिसमें से आपको लगे कि इसका उत्तर लिखने से हमें अच्छा नंबर आ सकता है तो उसमें ज़रूर लिखें। जैसे अनसीन पैसेज है, कंपलसरी नहीं भी है तो भी आप लिख सकते हैं। और जिसने सबसे अधिक लिख दिया अर्थात 10 के 10 क्वेश्चन संस्कृत लिख दिए, उसको क्या नंबर आए, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2009-10 बैच में राजेश साहू, यद्यपि वह 553 रैंक पर चयनित हो गए, लेकिन उस वर्ष पाणिनि संस्थान से कुल 20 विद्यार्थी सफल हुए थे। सबसे कम नंबर 317, ध्यान रखें 300 में, 300 में, सॉरी 600 में 317 नंबर उसको आए थे, सबसे कम नंबर। और 10 को 350 प्लस नंबर थे, है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, भगवती चरण 354 मार्क्स। आप देखेंगे संजय खत्री जो अभी यूपी में है, 67वीं रैंक पर उस साल चयनित हुए थे, 355 नंबर। फिर देखेंगे 356 नंबर, है ना, आपको ये रंजना वर्मा। उसके बाद आप देखेंगे धीरज गुप्ता 359 नंबर, डॉक्टर ज्ञानदत्त त्रिपाठी उसको 360 नंबर, सदानंद कुमार 375 नंबर। मतलब जिन्होंने केवल अनिवार्य क्वेश्चन को संस्कृत में लिखा और हिंदी में लिखे, उसको बहुत अच्छे स्कोर आए। तो मेरा ये भी है, इस टॉपर्स के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप सारा क्वेश्चन ना करें संस्कृत में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एक और अन्य उदाहरण मैं देता हूँ, 2011 में चेतना मीना। आप देखिए उसने भी सारे क्वेश्चन संस्कृत में लिख दिए थे, 300 से कम नंबर आए थे उस साल, और सबको सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। तो ये आपको मैंने टॉपर्स के अनुभव के आधार पर बताया कि आप संस्कृत में जितना हो सके जिसमें नंबर ज़्यादा आए उतना ही लिखें। तो चलिए ये समझ गए होंगे कि आप कितने आएंगे। अब सवाल उठता है अनसीन पैसेज का अभ्यास कहाँ से करें। तो जब आप संस्कृत में अनुवाद सीख जाएंगे, राइटिंग सीख जाएंगे, तो मेरे विचार से संस्कृत का जो आप अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस करेंगे 6ठी, 7वीं, 8वीं या एनसीईआरटी के किताब से न करिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सबसे पहले क्या करिए, 2000 से अब तक जो पैसेज पूछा गया उसका प्रैक्टिस करिए। तो इससे क्या होगा, आपको कम से कम वो तो पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में किस शब्द का प्रयोग, जैसे कुत्र कौन सी विभक्ति लगेगी, ततः, कुतः आदि, कथम, तो कम से कम उस शब्द से परिचित। और आप देखिएगा यदि आप उतने साल का कर लेंगे तो प्राय उसी शब्द का बार बार रिपीट होता है, आप एक परिचित हो जाएंगे। उसके बाद आप एक मानक पैसेज का प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे अनसीन पैसेज में भी। तो इस तरह से जिन्होंने ऐसा प्रैक्टिस किया उसको बहुत अच्छे नंबर आए। जैसे मैंने आपको बताया भी कि जैसे गौरव सिंह सोगरवाल, उसके बाद आपके योगेश गौतम जी, सब ये सारे ने अच्छे तरह से प्रैक्टिस किए पैसेज का। अब आइए, पेपर संस्कृत में रहते हैं, समझ में नहीं आता है, हम क्या करें। ठीक है, संस्कृत का पेपर है तो स्वाभाविक रूप से संस्कृत में ही पूछा जाएगा, किंतु 2013 से इसने बदलाव किया। क्या किया है आप देखेंगे, फर्स्ट पेपर संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश में भी रहते हैं, किंतु सेकंड पेपर पुनः पूरे संस्कृत में रहते हैं। तो आप यदि संस्कृत में अनुवाद सीख जाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप सिलेबस भी अच्छी तरह से याद रखते हैं तो आपको कठिनाई नहीं होगी। आपको पहले से यदि सिलेबस पता हो कि फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन संस्कृत में है, 5वां निबंध है, 8वां अनसीन है, बाद बाकी हिंदी या इंग्लिश, उसी तरह सेकंड में 5, 6, 7 संस्कृत में, किंतु कंपलसरी केवल 5 है, छठा देना है तो संस्कृत, चौथा देना है तो संस्कृत। तो इतने क्वेश्चन को भी यदि आप ध्यान में रखते हैं तो भी कठिनाई नहीं आएगी। तो मेरे विचार से पेपर को संस्कृत में समझने के लिए शब्दरूप, धातुरूप और प्रत्यय का अच्छी तरह से ज्ञान हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल उठता है वैकल्पिक विषय का हम चयन कैसे करें। तो इसमें थोड़ी कठिनाई आती है। तो मेरे विचार से वैकल्पिक विषयों का चयन करते समय जल्दीबाजी ना करें। जितने भी आपके मन में विकल्प उपस्थित हो रहे हैं सभी विषयों को देखिए, सबका सिलेबस देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, और फिर देखिए कि किस में हम अधिक नंबर ला सकते हैं कम समय में। ये मैं नहीं कहता हूँ किसी टॉपर्स ने कह दिया ये विषय तो वही ले लो, कैलाश बिहारी ने यह कह दिया तो यही ले लो, नहीं। आप खुद विचार करिए, उस पर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद आप कुछ उसका क्लास करके देखिए। क्लास करने के बाद खुद पता चलेगा, या वीडियोज अवेलेबल हो, उपलब्ध हो तो उसको आप देखिए।
कि किस तरह से वहाँ, और उसमें आप समझ विकसित करने का प्रयास करिए, तभी वैकल्पिक विषय का चयन करिए, अन्यथा आपको बीच में वैकल्पिक विषय का चयन अर्थात वैकल्पिक विषय को बदलना पड़ेगा। जैसे 2014 में आप देखेंगे राकेश सिंघल, उन्होंने इसके पहले कई विषयों से अपना मेंस लिखे, कभी सफल नहीं हुए, अंततः संस्कृत लिए तो राकेश सिंघल सफल हुए। और भी कई उदाहरण है जिन्होंने बीच में अपने विषय को बदल दिए। तो ऐसे ना हो कि आपको बीच बीच में विषय बदलना पड़े। अब आइए अगला सवाल है कि कोचिंग के बिना संस्कृत की तैयारी कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। इसका उदाहरण है 2001-2 में पूरे भारतवर्ष का हिंदी माध्यम का टॉपर श्री कृष्णकांत पाठक, जो उन्होंने 15वीं रैंक लाया था, जो अभी राजस्थान में है, उसने कहीं भी कोचिंग नहीं किया, फिर भी उन्होंने फर्स्ट पेपर में 194, सेकंड में 201, 395 नंबर पाए थे। लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी। क्या? फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हिंदी में लिख दिया था। यदि उन्होंने संस्कृत में लिखा रहता तो शायद 1 रैंक रहते। तो ये गलती ना हो, इसलिए कभी कभी कोचिंग की आवश्यकता हो जाती है। इतना ही नहीं, आपको कभी लगे कि भाई व्याख्या और आशय में क्या अंतर है, नागर अक्षर क्या है, और बदले हुए परिवेश के अनुसार जो टीचर इस तरह से यूपीएससी के डिमांड के अनुसार पढ़ा रहे हैं, तो फिर वहाँ आपको लगे तो ले सकते हैं, किंतु कोई आवश्यकता नहीं है कोचिंग की, मेरे विचार से। अब आइए अगला सवाल है, जो अभ्यर्थी संस्कृत से एमए बीए शास्त्री और आचार्य होते हैं, क्या उन्हें कोचिंग करना चाहिए? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। क्यों करेंगे? क्यों? आप तो ग्रेजुएट में है संस्कृत, एमए में है, शास्त्री आचार्य कितने साल तक पढ़े, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यदि आप ऑनर्स के तरह, एमए के तरह, शास्त्री के तरह आंसर लिख देते हैं तो आपको नंबर नहीं आएगा। जैसे सूत्र व्याख्या और सूत्र के अर्थ में यदि आप अंतर नहीं समझ पाए तो कैसे होगा? यूपीएससी में आप देखिए सूत्र का अर्थ पूछ रहा है और आप व्याख्या लिखेंगे, सोचिए नंबर आएगा? क्योंकि व्याख्या के लिए कम से कम 6 से 10 पंक्तियों में आता, मैं बताऊंगा, और सूत्र का अर्थ तो आपको पता है 2-3 लाइन। तो अंतर दोनों में है। उसी तरह से आशय और व्याख्या में क्या फ़र्क है, यदि आपको महसूस हो रहा है तो ठीक है। फिर आप देखिएगा कि किस तरह से व्याख्या का 5 प्रतिमान होने चाहिए। यदि वो 5 प्रतिमान आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे संस्कृत व्याख्या में। तो आपको इस तरह से लिखेंगे तो फिर आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जिन्हें महसूस होता है कि ये मैं नहीं लिख पाऊंगा, वो करते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, 2014 में संदीप कुंडू इस बार भी पास किए हैं 805 रैंक पर। वो देखिए क्या है, पहले वो शास्त्री थे, पता ही है शास्त्री थे, रूपनगर में टीचर भी रहे। उन्होंने नियमित रूप से पाणिनि संस्थान में इवनिंग बैच में क्लास किए, और इसी तरह से उन्हें लगा कि नहीं, क्या डिमांड है यूपीएससी का, क्या आंसर लिखने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर लिखा और सफल भी हुए। देवानंद यादव 2011 में 659 रैंक पर चयनित, वो भी शास्त्री थे राजस्थान के, यानी शास्त्री थे फिर भी उन्होंने क्लास किए। आप विजय सिंह गुर्जर को देखिए, जो कि फर्स्ट पेपर में 153 मार्क्स लाए हुए हैं। उन्होंने भी, जो कि आज संस्कृत से शास्त्री थे, उन्होंने भी क्लासेज की पाणिनि संस्थान में। और कई उदाहरण हैं। तो आपको क्या है, जिसे लग रहा है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग नहीं लिख पाते हैं, तो आप जरूर लिखिए। लेकिन यदि आप समास में, जो कि आप जानते हैं कि रूप सिद्धि में सु और जस अम और सस लिखा जाता है, यदि आप यूपीएससी में और पीसीएस में ऐसा लिखने का प्रयास करते हैं तो आपको बिल्कुल ही नंबर नहीं आएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि यूपीएससी या पीसीएस का क्या डिमांड है, क्या मांग है, उस प्रश्न के अनुसार आप उत्तर लिखते हैं तो आप अच्छे हैं, अन्यथा यदि आप आगे चले जाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए, ये मैंने आपका दे दिया। सवाल उठता है, आप नोट्स कैसे देते हैं? तो देखिए मित्रों, मैं नोट्स शुरू से अब तक और आगे भी अपने हाथ से ही लिख के देता हूँ, अपना हैंड राइटिंग। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है, आप देखिए यूपीएससी में हर एक साल
आप क्वेश्चन में देखिए कुछ ना कुछ चेंजिंग ला रहे हैं। जैसे पहले देखिए, पहले संधि 3 नंबर के पूछे जाते थे, अब 1 नंबर का। समास पहले 5 नंबर के पूछे जाते थे, अब 1 नंबर का। कारक पहले 5 नंबर के पूछे जाते थे, अब देख लीजिए उसमें 2 से 3 नंबर के पूछे जा रहे हैं। फिर आप देखिए और कितने चेंजिंग है, तो उस चेंजिंग को पहले व्याख्या 300 वर्ड में आते थे, अब 150 में। तो उस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं तुरंत अपने से चेंज कर देता हूँ कि कितने में क्या चीज़ देनी चाहिए। अब व्याख्या लिख रहे हैं आप, अन्वय लिख रहे हैं, बताइए क्या नंबर आएगा आपको। तो इस तरह से जो चेंजिंग है उसको मैं अपने हाथ से ही लिख के देता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से किताब लाए और कट पेस्ट करके अपने कोचिंग का कवर लगा दिया और आपको मैंने दे दिया, ये भैया हिंदी मीडियम का 10-12 बुकलेट है और इंग्लिश मीडियम का 14-16 बुकलेट है, ये नहीं। तो इस तरह से हम ध्यान में रखिएगा, इस तरह से मैं आपको प्रिंटेड नोट्स नहीं देता हूँ, न आगे दूंगा। अब आइए टेस्ट सीरीज का क्या मतलब है। टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ जब जब मैं क्लास लेता हूँ तो नियमित अंतराल में होते रहते हैं। जैसे आज मैं जो पढ़ाता हूँ वो मैं अगले दिन 10 से 15 मिनट पहले टेस्ट ही लेता हूँ, चाहे वह संधि हो, समास हो, कारक हो, वाच्य हो। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव रहता है 1-1 नंबर का सवाल मैं डेली लेता हूँ क्लास में ही, फिर तुरंत चेक भी कर लेता ताकि आपको पता चले कि 24 घंटे में मेरा कितना सही हुआ। उसी तरह जब मैं आपको अनुवाद सिखा देता हूँ, संस्कृत राइटिंग, तो एक निबंध का भी मैं डेली प्रैक्टिस कराता हूँ, अनसीन पैसेज का, व्याख्या आदि का। इसके बाद जब कोर्स आपका पूरा हो जाएगा फिर मैं फुल टेस्ट लेता हूँ। इसके अतिरिक्त भी प्रत्येक संडे को हम टेस्ट लेते रहते हैं। इतना ही नहीं, जिस कैंडिडेट का प्री निकलने की संभावना होती है या जिसका श्योर होता है कि मेरा प्री निकल रहा है, पीटी के ठीक 1 सप्ताह बाद और मेंस के ठीक 10 से 15 दिन पहले के बीच में मैं टेस्ट लेता हूँ। लिमिट नहीं, आप समझ सकते हैं, जब तक आप 50 में 50 नंबर लाने का टॉपिक वाइज कोशिश करता हूँ तब तक मैं टेस्ट लेते रहता हूँ। तो टेस्ट की ये हमारी प्रक्रिया है, जब तक टेस्ट नहीं देंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं होगा अच्छे। अब जिन्होंने टेस्ट रेगुलर से देते रहे उसको देखिए, एक उदाहरण देता हूँ, कितना अच्छा उदाहरण है। 2012-13 में आप देखेंगे गंगाराम पुनिया, वो प्रत्येक दिन टेस्ट देते रहते थे कि भी कभी भी किसी टेस्ट को उन्होंने नहीं छोड़ा, अंतिम समय तक उन्होंने टेस्ट दिया था। उसको फर्स्ट पेपर में 196 मार्क्स आए थे, 196 नंबर 300 में। तो इस तरह से मैं आपको बताया कि टेस्ट से रिजल्ट होता है बेस्ट। तो अब आइए, जो अभी गंगाराम पुनिया हरियाणा में आईपीएस है, अब हमारा चलते हैं आगे हम लोग कि अपने से नोट्स कैसे बनाएं। तो आप अपने से नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी का जो डिमांड है, आप बुक्स खरीद लीजिए, उसके बाद देखिए कि व्याख्या कैसे लिखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि मार्केट में बहुत से एक बुक्स जो हैं, एक बुक बहुत से विद्वानों ने लिखे हैं, कुछ तो अंतर होंगे। जितने भी विद्वान ने किताब लिखा है वो सब के सब अच्छे हैं, किसी का खराब नहीं, क्योंकि वो विद्वान आदमी है। लेकिन जिस विद्वान की बुक्स अच्छी हो, जिसमें आप उसके भाषा को समझ सकते हैं, उसको सरलता से लिख सकते हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन के अनुसार आप यदि आप आराम से लिख सकते हैं तो फिर नोट्स बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? ऐसा कोई ज़रूरी है कि किसी संस्थान से का ही नोट्स बहुत बढ़िया है, आप ही बेस्ट हैं, आप बढ़िया से बनाइए। लेकिन आप उस नोट्स को बनाने के बाद जिसे यूपीएससी में जो अच्छे तरह से जो टॉपर्स हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं उसको एक बार ज़रूर अच्छे से चेक करा लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अब हम लोग कहते हैं साक्षात्कार में संस्कृत से सवाल क्या क्या आते हैं। तो जनरली यह देखा जाता है कि जिनका संस्कृत बैकग्राउंड रहता है उससे संस्कृत से सवाल करते हैं, लेकिन जिनका संस्कृत बैकग्राउंड नहीं रहता है तो प्राय उनसे नहीं पूछते हैं। यदि उनसे कभी पूछ भी लेते हैं तो क्या पूछते हैं? संस्कृत आपने क्यों लिया, संस्कृत का क्या प्रयोजन है, प्रशासन में इसकी क्या भूमिका है, आदि एक साधारण से क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। श्री कृष्णकांत पाठक जी से पूछा गया था, यद्यपि उसका बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी उनसे पूछा गया, क्या संस्कृत मृत भाषा है? आप बताएं।
तो सोच के देखिए क्या आंसर होगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आप अपना बायोडाटा अच्छी तरह से रखिए, सिलेबस अच्छी तरह से याद रखिए तो हो जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए, एक बार पूछा था राकेश सिंघल से कि भाई बताइए कि संस्कृत में कहाँ कहाँ पर्यावरण का वर्णन है, उनसे पूछ दिया। विपिन शर्मा से पूछा गया था ये बताइए कि संस्कृत की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। तो इस तरह से आपको एक अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे राजीव रोशन से पूछा गया कि प्रशासन में इसका क्या योगदान है। ये राजीव रोशन आपको पता है 2009-10 में 23वें रैंक पर चयनित हुए, जो अभी बिहार में है। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, बहुत बड़ा नहीं। तो मेरे विचार से इसमें कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, सिलेबस अच्छे तरह से देखिए, पढ़ते रहिए, हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि संस्कृत में अच्छे अंक कैसे लाएं। तो मेरे विचार से आप लोग समझ गए इतना आंसर देने के बाद कि संस्कृत में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। प्रश्न का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिखिए, मतलब समझ गए होंगे। यदि 10 नंबर का वह सवाल पूछ रहा है, शब्द सीमा है 150 शब्द में, तो 150 शब्द में कोशिश करिए। अनसीन पैसेज में जैसा डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिखिए, और पूरे सिलेबस को तैयार करिए, कोई भी टॉपिक मत छोड़िए। नागर अक्षर क्या है ये भी ध्यान रखिए, आख्याय और व्याख्या में क्या फ़र्क है। इस तरह से आप यदि देखें तो समास में क्या पूछा जाता है, कारक में क्या पूछे जा रहे हैं, इस तरह से आप यदि पूरे टॉपिक को तैयार करिए, संस्कृत राइटिंग करिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, कंटिन्यू टेस्ट दीजिए, टीचर के संपर्क में रहिए, ताकि आपको छोटी छोटी कमियां वह आपको बताते रहे, तभी आप अच्छे नंबर संस्कृत में ला सकते हैं। अब सवाल उठता है कि लास्ट में हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी एवं पीसीएस के सिलेबस में क्या अंतर है। मित्रों, अंतर है। यूपीएससी बीपीएससी में ज़्यादा अंतर नहीं है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज़्यादा अंतर नहीं है, हरियाणा पीसीएस में ज़्यादा अंतर नहीं है, बल्कि इस समय कम ही है। किंतु यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत अंतर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इस अंतर को अच्छी तरह से समझने के लिए पाणिनि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी का भी विश्लेषण है, बीपीएससी का भी है और यूपी पीसीएस का भी। ये सब आप देख सकते हैं और खूब अंतर को आप महसूस कर सकते हैं कि क्या है नहीं है। तो इस तरह से सिलेबस, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मैंने प्रयास किया। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है संस्कृत में यदि अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड हो नहीं हो, बैकग्राउंड भी है तो आप देखेंगे इसमें प्राय बहुत नामात्र आदमी का बैकग्राउंड था। जितने भी टॉपर्स का मैंने नाम लिया वो सब के सब प्राय एक आध को छोड़ के वो सब पाणिनि संस्थान के रेगुलर विद्यार्थी रहे हैं। और हाँ, यदि जिस तरह से क्वेश्चन का डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग प्रयास करिएगा उत्तर लिखने के लिए। यदि उस चीज़ को छोड़ देते हैं जो टॉपर्स ने जैसे लिखे हैं, जितने भी टॉपर्स हुए हैं उसका आप अनुसरण करिए, उन्होंने जो जो लिखा है आप प्रैक्टिकल करने का प्रयास मत करिए कि हम सूत्र अर्थ के जगह सूत्र व्याख्या लिख रहे हैं, रूप सिद्धि प्रक्रिया के जगह जहाँ आ रहा है विग्रह वहाँ रूप सिद्धि लिख रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपको नुकसान होता है। इसलिए संस्कृत में बहुत ही एक अच्छा कथन है, ध्यान रखिएगा, यो ध्रुवाणी परित्यज्य ही ध्रुवाणी निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही। मतलब जो आदमी निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के तरफ जाता है, निश्चित तो उसका नष्ट हो ही जाता है और अनिश्चित पहले ही से नष्ट रहता है। मतलब आप टॉपर्स ने जो बात लिखा उस बात को ज़्यादा आप अनुसरण करके उन्होंने उसे अच्छे नंबर लाए। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे अकॉर्डिंग लिखिए या ये करिए ऐसे लिखिए, आपने टॉपर्स ने अच्छे अच्छे नंबर लाए उसके अकॉर्डिंग आप चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा। इसी सूक्ति के साथ, इसी श्लोक के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और मेरा ये आज प्रयास रहा कि आप लोग के मन में क्या क्या डाउट उत्पन्न होते हैं, क्या क्या संदेह होते हैं, मैंने कोशिश किया अपने तरफ से प्लस में टॉपर्स के अनुभव के आधार पर कि किन्होंने किस तरह से लिखा, किस प्रश्न को लिखा, कैसे क्या बनाए तो उसको ऐसे नंबर आए। तो मेरे विचार से आप भी कोशिश करिए,
आपको भी अच्छे नंबर लाएंगे। मेरी शुभकामना है कि यूपीएससी में अभी तक पाणिनि संस्थान से 5th रैंक आया है, आप 1 रैंक ला सकते हैं, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे।